नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो पाकिस्तान को आखिर जन्नत की हकीकत क्या है, यह समझ में आ गया है। जी हां, जन्नत की हकीकत क्या है, यह पाकिस्तान को समझ में आ गया है। पाकिस्तान को आटे दाल के भाव मालूम पड़ने लगे हैं। अभी मुश्किल से 10 दिन पहले पाकिस्तान की एक मंत्री, महिला मंत्री, भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दे रही थी। कह रही थी कि हम न्यूक्लियर वेपन हैं हमारे पास और भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तान के मंत्री भी यदा कदा जो है न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर बम की धमकी देते रहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा था, आज जब आटे दाल के भाव मालूम पड़े और जब आज खाने के लाले पड़े, तो आज वही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। जी हां, पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। और घुटनों पर कैसे आया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि हमने 3 बार भारत से युद्ध लड़ा, लेकिन इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ी। जाहिर सी बात है, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। भारत तो कभी युद्ध चाहता नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार युद्ध करा। पाकिस्तान ने बार बार आतंकवादी भेजे और हर बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और पाकिस्तान को उसकी औकात, उसकी हैसियत समझ में आ गई। और एक बार फिर से अब जबकि पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ गए हैं, तो पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। जी हां, भारत से बातचीत करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से बातचीत करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि समझदारी दिखाएं और टेबल पर बैठकर बात करें। हालांकि जब शाहबाज शरीफ का यह इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ, तो सबको पता था कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत कुछ नहीं होती। जी हां, पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हैसियत कुछ नहीं होती। वो कहने के लिए कुछ कह देते हैं, अपना दर्द बयां कर देते हैं, लेकिन हकीकत उनको भी पता है। और इसीलिए उन्होंने बयान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से बाकायदा एक स्पष्टीकरण भी आ गया कि हां, बातचीत तो करेंगे, लेकिन कश्मीर में 370 की बहाली वाला जो पहले वाला था, साल 2019 से पहले, 5 अगस्त 2019 से पहले, वो माहौल बनाना पड़ेगा। 370 की वापसी करनी पड़ेगी, उसके बाद बातचीत हो सकती है। जाहिर सी बात है, बातचीत की पहल भी पाकिस्तान ने की थी और अब कश्मीर का बहाना भी पाकिस्तान कर रहा है। ना भारत ने शाहबाज शरीफ की बातचीत की पहल पर कोई बहुत ज्यादा जो उत्साह दिखाया, ना अब जबकि कश्मीर का पेच फंसा रहा है पाकिस्तान, तो भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया जताई है। क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी की नीति लगातार पिछले कई सालों से है पाकिस्तान को इग्नोर करने की। और हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को इग्नोर करके पाकिस्तान को आईना दिखाते रहे हैं। और आज मोदी का हिंदुस्तान एक तरफ है और दूसरी तरफ है घुटने पर पाकिस्तान। जी हां, मोदी का हिंदुस्तान बना घुटने पर पाकिस्तान। आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। और ये घुटने पर पाकिस्तान जो आया, वो कैसे आया? इसके कई कारण हैं। भारत की नीतियों के कारण, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के कारण। एक तरफ हम उनको लगातार इग्नोर कर रहे हैं, उनके आतंकवादी कोशिशों का, जो आतंकवादी उनकी जो चीजें होती हैं, जो आतंकवाद को जिस तरह से पाकिस्तान फैलाता है, उसका एक तरफ मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को रॉयल इग्नोर किया जा रहा है। और आज पाकिस्तान में जानते हैं हालत क्या है? पाकिस्तान में हालत यह है कि कराची में 10 किलो आटा 2000 रुपए में मिल रहा है। 10 किलो आटा 2000 रुपए में मिल रहा है। पाकिस्तान भुखमरी और कंगाली के कगार पर है और इसीलिए पाकिस्तान आज घुटने पर है। दूसरी तरफ मोदी के हिंदुस्तान की दुनिया भर में वाहवाही हो रही है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मोदी का हिंदुस्तान
बनाम घुटने पर पाकिस्तान। इससे पहले कि इस चर्चा में आगे बढ़े, एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को, थोड़ी लंबी रिपोर्ट है लेकिन आपको इस रिपोर्ट से समझ में आएगा कि दरअसल इस पूरी खबर के क्या मायने हैं। ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आज की बड़ी चर्चा को, डिबेट को हम शुरू करेंगे। ये पाकिस्तान है जहां हर रोज आटे के लिए दंगे फसाद हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, यहां तक कि आटे की बोरी के लिए हत्याएं तक हो रही हैं। और ये देखिए, ये कोई मोटरसाइकिल रैली नहीं है, बल्कि आटा लेकर जा रहे ट्रक के पीछे लोग भाग रहे हैं ताकि उन्हें कुछ किलो आटा मिल जाए और वो अपने भूखे बच्चों का पेट भर सके। इस सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2019 का एक वीडियो भारत और पाकिस्तान में जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान में तो नरेंद्र मोदी का ये वीडियो इमरान खान की पार्टी के नेता और पाकिस्तान के पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक भी ट्वीट कर रहे हैं। एक बार फिर से इसे सुनिए। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। और इस सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अल अरेबिया न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े, इससे लोगों को केवल गरीबी, बेरोजगारी ही मिली। हमने अपना सबक सीख लिया है, हम शांति के साथ रहना चाहते हैं। इतना ही नहीं, शाहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बातचीत का न्योता देते हुए कहा कि आइए मेज पर बैठते हैं और समझदारी से बात करते हैं। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations, poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. Yes. Now this is very important أختي، هذا نقطة مهمة جدا. صحيح. ضروري يعني. So my message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. हालांकि शाहबाज शरीफ ने अपने इंटरव्यू में कश्मीर का राग भी आलापा और बाद में प्रधानमंत्री ऑफिस से बयान भी दिया गया कि भारत से बातचीत तभी हो सकती है जब वो कश्मीर में 370 को बहाल करे। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में आज भी सत्ता के कई केंद्र हैं। शाहबाज शरीफ कुछ भी कहें, लेकिन सेना, आईएसआई की मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि एक तरफ दुनिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया भर में कटोरा लिए घूम रहा है। महंगाई रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर है। पाकिस्तान कश्मीर का राग अलाप रहा है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग सड़क पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उन्हें भारत से मिलना है। इसलिए दुनिया मान रही है कि नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान नीति, विदेश नीति ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। खुद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मोदी की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दे कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से
हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। इधर पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों में पाकिस्तान की दुर्दशा और मोदी की नीतियों पर लेख लिखे जा रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में पाकिस्तान के प्रतिष्ठित विश्लेषक शहजाद चौधरी ने लिखा, नरेंद्र मोदी को भले ही पाकिस्तान में नफरत की नजर से देखा जाता हो, लेकिन उन्होंने भारत को एक ब्रांड बना दिया है। मोदी ने भारत के लिए वो किया जो उनसे पहले कोई न कर सका। मोदी के नेतृत्व में भारत का सर विदेशों में ऊंचा हुआ है। भारत की विदेश नीति मजबूत हुई है और अर्थव्यवस्था में भी तेजी आई है। भारत निवेशकों के लिए एक पसंदीदा जगह बनकर उभरा है। भारत पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक बन गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को अब जो सही लगता है वही करता है। तो पाकिस्तान के अखबारों में तमाम राजनीतिक विश्लेषक भारत के गुणगान कर रहे हैं, भारत की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान को सबक दे रहे हैं कि भाई भारत से कुछ सीखो। और ये बात तो खुद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आज पाकिस्तान जो है लगातार घुटनों पर गिरता जा रहा है। इसी सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा आज का सवाल, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे, मेरा आज का सवाल, हर मोर्चे पर पाकिस्तान है बेहाल, क्या नरेंद्र मोदी की नीतियों का है ये कमाल? जी हां, मेरा सवाल है, हर मोर्चे पर पाकिस्तान है बेहाल, क्या नरेंद्र मोदी की नीतियों का है ये कमाल? ये मेरा सवाल है। और इस पर चर्चा करने के लिए चार मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ संजू वर्मा जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजू वर्मा। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता देवाशीष जरारिया जुड़े हुए हैं और मेरे साथ प्रोफेसर श्रीराम चौलिया हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हैं। और मेरे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब, कश्मीर में लंबा वक्त बिताया इन्होंने, पाकिस्तान को, कश्मीर को, पाकिस्तान की नीतियों को और कश्मीर को शायद इनसे बेहतर जो है कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं समझता है। इसलिए मैं जनरल अता हसनैन आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। जो दिन भर डेवलपमेंट हुए, पहले जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू आता है, उसके बाद पीएमओ से क्लैरिफिकेशन आ जाता है, लेकिन यह तो साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान की हेकड़ी तो निकल गई है, घुटने पर तो आ गया है। यह अलग बात है कि जो है कहते हैं ना कि मरते मरते भी जो आदमी जो है वो अपना दिखाने की कोशिश करता है कि हाँ उसमें जान बाकी है। कुछ ऐसा ही लग रहा है पाकिस्तान का हाल हो रहा है। क्या कहेंगे सर आप? शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, ऐसी हालत में जो पाकिस्तान है इस वक्त, एक प्राकृतिक तौर पर तो कोई दूसरा देश जो उसका पड़ोसी देश है वो उसकी मदद करेगा, वहां पहुंचेगा, उसकी राहत दिलाएगा। 230 मिलियन लोग का देश है ये, विच इज अ वर्चुअली फेलिंग स्टेट एट द मोमेंट। मगर जब आप देखते हैं कि पिछले 70-75 साल का की क्या रिलेशनशिप रही है हमारी, और आज एतबार कितना है, ट्रस्ट डेफिसिट जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान की फौज ने बरकरार रखा है इतने सालों तक, इसकी वजह से एक नेचुरल रिस्पॉन्स जो एक पड़ोसी देश करेगा, वो रिस्पॉन्स हम आज नहीं कर सकते। खास तौर पे इसलिए क्योंकि हमको मालूम है कि इस तरह की स्थिति बहुत दफे पहले भी आ चुकी है। शायद पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में शायद पहले ना हुआ हो, मगर इस तरह की स्थिति आ चुकी है बिल्कुल पहले। और इस तरह के प्रपोजल जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से आए हैं, मगर अगले दिन उनको, अब जैसे आज भी आप काउंटर किया है उन्हीं के अपने ऑफिस ने कि जब तक के हालतें कश्मीर में सुधरेंगी नहीं, जब तक के जो उनके बाकी डिमांड है उनको कुछ नहीं देखा जाएगा, तब तक जो है आगे बढ़ाने बात जो है बढ़ानी शायद ना मंजूरी नहीं मिलेगी उसको। तो अगर आप इस तरह से देखें तो ये एक हॉट एंड कोल्ड, एक टिपिकल पॉलिटिकल डिप्लोमेसी होती है, हॉट एंड कोल्ड। मतलब आप एक वक्त जो है एक ही दिन शायद या 2-3 दिनों के अंदर एक बड़ी पॉजिटिव मैसेज के साथ आए और उसको फिर क्वालिफाई कर दें, ताकि आप दोनों तरफ खेल रहे हैं। आप पॉलिटिकल कम्युनिटी की तरफ खेल रहे हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी की तरफ खेल रहे हैं, जनता की तरफ खेल रहे हैं, इलेक्शंस की तरफ देख रहे हैं। हर चीज को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी पॉलिसी को चलाने की कोशिश कर रही है। इसमें सिंसियरिटी नहीं है,
इट्स लैक सिंसियरिटी। अगर सिंसियरिटी का इसमें रत्ती भर अगर प्रेजेंस होता तो मैं कहता भारत को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। मगर क्योंकि मैं इसका सबसे बड़ा शक जो है इस वक्त वो सिंसियरिटी है, और इसकी वजह से मैं तो समझूंगा कि भारत को इस वक्त चुप रहना चाहिए और इस खेल को देखना चाहिए। आप सही कह रहे हैं सर, भारत ने ऐसे ही रिस्पॉन्ड किया। और हम तो जानते हैं पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनके, कई राजनेता हैं जिनका नाम शरीफ होता है, लेकिन वो शरीफ होते नहीं। दरअसल पाकिस्तान में राजनेताओं की क्या स्थिति हम सब जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर आपको लगता है कि पाकिस्तान की आज जो स्थिति हो गई है, मैं इससे पहले कि उस पर आऊं, बाकी मेहमानों पर जाऊं, मैं समझना चाह रहा हूं आज जो स्थिति हो गई है, क्या आपको लगता है भारत की नीति जो है, मोदी सरकार जिस तरह से लगातार पाकिस्तान के मुद्दे पर एक तरह से इग्नोर करना, उसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो उसको एक्सपोज भी करना, इग्नोर भी करना, और उसके कारण आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पर दबाव जो है लगातार बढ़ रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेप लिया था, हाथ बढ़ाया था, अफगानिस्तान से, काबुल से वापस आ रहे थे वो भारत, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लाहौर में अपनी जर्नी ब्रेक करके, और नवाज शरीफ साहब के घर में उस वक्त एक खुशी का मौका था, उस वक्त शिरकत करेंगे। वो इससे बड़ा और कौन सा स्टेप हो सकता है? भारत का प्रधानमंत्री आप जा रहे हैं वहां खुद अगेंस्ट ऑल ट्रेडिशन, ब्रेकिंग ऑल ट्रेडिशन, और जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और उसका जवाब हमको 7 दिन में मिल गया, और उसके बाद लगातार मिलता रहा। आप देखिए, उसके बाद उड़ी का हमला भी हुआ, पुलवामा भी हुआ, क्या क्या चीजें नहीं हुई उसके बाद। तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स जो शुरू हुए 2015 से, प्रधानमंत्री ने उनको, पाकिस्तान को काफी चांस दिया। 26 मई 2014 से लेकर अब 25 दिसंबर 2015 तक शायद प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कुछ हद तक इग्नोर किया। इग्नोर भी किसी वजह से कि एक चांस दी कि प्रोग्रेशन ऑफ पीस इवेंट्स जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। नहीं हुआ वो। जब उन्होंने अपने आप जाके लास्ट इनिशिएटिव खुद अपने हाथों में लिया और उसका भी जवाब उल्टा मिला, तब मेरे ख्याल में उन्होंने अपना दिमाग जो है इसके ऊपर बना लिया कि वो क्या करना चाहेंगे, क्या नीति बनाकर आगे बढ़ेंगे। आज 7 साल पहले के बाद, 7-8 साल के बाद इसका नतीजा आप देख रहे हैं जमीन के ऊपर। और मैं समझता हूं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द वेरियस फैक्टर्स व्हिच हैव कम टुगेदर, इससे ये स्थिति आज पैदा हुई है। इसको आगे हम कैसे बढ़ाएंगे, किस तरह से पाकिस्तान को हम ला सकते हैं वापस ऑन द रेल्स ऑफ पीस, किस तरह से ये होगा, ये अब वक्त ही बताएगा। जाहिर सी बात है, उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक भारत की नीति जो है सही दिशा में जो है दिख रही है, और उसका असर भी जो है दिख रहा है कि पाकिस्तान कभी हॉट एंड कोल्ड की अपनी जो है पॉलिसी दिखा रहा है। लेकिन इतना इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान जो है लगातार घिरता जा रहा है। संजू वर्मा, और ये बात तो खुद पाकिस्तान के, जैसा मैंने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, पाकिस्तान के जो विश्लेषक हैं वो अखबारों में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत एक ब्रांड बन गया, मोदी ने भारत को ब्रांड बना दिया, एक ताकत बना दिया, और भारत जो चाहता है वो कर रहा है इस वक्त दुनिया में। तो संजू वर्मा, आपको लगता है कि एक बड़ी जीत हुई है भारत की, और भारत जो है जिस तरह से आज सुबह तो लग रहा था कि वो जो है घुटने के बल है, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा रेंगने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अशोक जी, क्योंकि मैं हर तर्क का सपोर्ट आंकड़ों के साथ करती हूं, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूं। आज पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो लगभग 300-350 बिलियन डॉलर है, जबकि भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो लगभग 560 बिलियन डॉलर हैं। मतलब हम अपनी फॉरेक्स रिजर्व्स के साथ ही एक पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, और उसके बाद जो पैसा बचा उसके साथ शायद कुछ और पाकिस्तानी भी खरीद पाएंगे। पाकिस्तान की जीडीपी तो लगभग 300-350 बिलियन डॉलर है, पर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उनका जो ऋण है, डेट है, वो है 274 बिलियन डॉलर। मतलब 78 to 80%, लगभग 80%
डेट टू जीडीपी रेशियो है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं? पिछले साल थे $12 बिलियन, अभी सिर्फ $4 बिलियन है। मतलब पाकिस्तान, यदि आप सही मायने में देखें तो बैंकरप्ट इकोनॉमी और एक बैंकरप्ट टेरर स्टेट बन चुका है। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जिस तरह से तहस नहस हो चुकी है और पाकिस्तान का आका चीन भी पाकिस्तान को समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है, अभी पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में शहबाज शरीफ के पास नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करने के अलावा कोई विकल्प बचा है क्या? नहीं। तीसरी और सबसे अहम बात, आपको याद होगा हाल ही कुछ ही दिन पहले एक ऑस्ट्रियन पत्रकार ने हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जो कभी अपनी बात सही तरीके से कहने में चूकते नहीं हैं और दूध को दूध और पानी को पानी बताते हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। तो इस ऑस्ट्रियन पत्रकार ने क्या कहा? पत्रकार ने जयशंकर जी को कहा, डोंट यू थिंक यू आर बीइंग टू हार्श, आई थॉट यू आर अ डिप्लोमैट। तो जयशंकर साहब ने कहा, व्हाई डू यू थिंक दैट डिप्लोमैट्स कांट स्पीक द ट्रूथ? मतलब मैं क्योंकि डिप्लोमैट हूं तो क्या मैं सच नहीं बोलूंगा? क्या एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म नहीं कहूंगा? तो मुझे लगता है पाकिस्तान का जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आइसोलेशन है, जो हमने पाकिस्तान को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, यह मुझे लगता है मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। आपको याद होगा जो बाइडेन तो अभी 2020 में आए, और जब डोनाल्ड ट्रंप थे, तब जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की पहली मुलाकात होने वाली थी आधिकारिक तौर पे, सबने कहा पता नहीं क्या होगा, शायद एक ऐसे ही रूटीन चर्चा होगी। पर मोदी और ट्रंप की मीटिंग के 2 घंटे पहले अमेरिका ने सैयद सलाउद्दीन को एक ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि चाहे ट्रंप सरकार हो या बाइडेन सरकार हो, पाकिस्तान को वो डिफेंस सपोर्ट करते हैं, कुछ आदान प्रदान होता है उनके बीच में, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट, ये सब दरकिनार यदि रखा जाए, तो एक बात जो मैं कहती हूं बड़े डंके की चोट पे, विच आई एम श्योर सैयद अता हसनैन साहब जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कही वो भी मानेंगे, इंडिया हैज कंप्लीटली स्ट्रिप्ड आउट जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम द इंडो पाक इक्वेशन। पहले पाकिस्तान जब भी किसी इंटरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाता था, कश्मीर के बारे में रोता रहता था जी। अभी यूनाइटेड नेशंस के सभी प्लेटफॉर्म्स ने कहा है भाई जो बात करनी है करो, कश्मीर को बीच में मत लाइए, कश्मीर का मुद्दा इज नॉट अप फॉर डिस्कशन। ओके, और ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी जीत है। ओके, आप जो कह रही है, मैंने शुरू में अपनी रिपोर्ट में जो शाहबाज चौधरी जो पाकिस्तान के विश्लेषक है, जिनका जो है आर्टिकल का जिक्र मैंने किया था, जिन्होंने लिखा कि भारत एक ब्रांड बन गया है और मोदी ने वो कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया, उन्हीं शाहबाज चौधरी ने अपने आर्टिकल में यह भी लिखा कि कश्मीर को लेकर के भारत ने पाकिस्तान को बिल्कुल मतलब एक कोने में धकेल दिया है कि वो पाकिस्तान को कश्मीर कुछ कर नहीं पा रहा है। और ये हम देख भी रहे हैं, हालांकि उसका राग कश्मीर राग तो चालू है, लेकिन हम देख रहे हैं पीओके में लोग नारे लगाने कि हमें भारत के साथ जाना है, हमें भारत में मिलना है। तो ये दिखा रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान किस तरह से गिर गया। लेकिन देवाशीष जी अभी संजू जी ने जिक्र किया, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी का जिक्र किया, विदेश नीति का जिक्र किया, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी जिस तरह से लगातार लेख लिखे जा रहे हैं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं कि ये बड़ी खुददार कौम है और भारत एक ऐसी सुपर पावर हो गया जिसको किसी की जरूरत नहीं है भारत को डिक्टेट कर सके। लेकिन राहुल जी ने पिछले दिनों बयान दिया था कि भाई जयशंकर जी को विदेश नीति की समझ कम है, मोदी जी को समझ कम है विदेश नीति की। क्या कहेंगे आप सर? आपके कार्यक्रम का नाम 2 टूक है, तो मैं 2 टूक शब्दों में कहना चाहूंगा कि यह मोदी का हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि 135-140 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये
कि भारत और पाकिस्तान में तुलना ना आज थी, ना आज है, ना कल थी और ना आगे को। हम पाकिस्तान को जिस दिन से देश आजाद हुआ उस दिन से पीछे छोड़ चुके हैं। हमारी नीतियां एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में जो हमारी नीतियां रही हैं वह एक धार्मिक रूप से सेकुलर देश की और एक सोशल देश की नीति हम लोग चले। हम लोगों ने इस देश में जब पहले दिन इस देश की नींव डाली स्वर्गीय नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो इस देश को IITs IIMs दिए। हम लोग धार्मिक उन्माद नहीं कर पाए। आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आज ये हालत कैसे। पाकिस्तान आज जो कह रहा है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तान स्वयं जिम्मेदार है। पाकिस्तान के यहाँ पर बेतहाशा गरीबी, बेतहाशा भुखमरी, बेतहाशा बेरोजगारी, यह सब पनपी हुई है। बेतहाशा फिस्कल डेफिसिट। मैं सुन रहा था संजू जी को कह रही थी कि पाकिस्तान की GDP का और जो डेप्थ है उसका परसेंटेज 90% हो गया है। भारत की GDP का भी 90% हो गया। आज हमारे यहाँ भी स्थितियां विकराल रूप ले रही है। 42 साल में बेरोजगारी है। तो हमें पाकिस्तान के एपिसोड से सीख लेनी चाहिए। ये नहीं है फॉरेन पॉलिसी में नहीं चलता कि अरे आज उसने बोल दिया आप तुमको सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, अरे पाकिस्तान में हमारे, पाकिस्तान में तो हम एक बार नहीं 4-4 बार जीत चुके। पाकिस्तान हमारे सामने ना पहले कभी स्टैंड किया था, ना आज स्टैंड करेगा, ना कभी स्टैंड कर पाएगा। पाकिस्तान और कश्मीर का इश्यू, जो भारत का पाकिस्तान और कश्मीर का इश्यू जो बार बार कहते हैं, बाइलेटरल टाइज से सॉल्व होगा। आज तक कभी भी किसी भी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को बोलने का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मौका नहीं दिया। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जयशंकर शाह जी बताएं कि रशिया ने 2016 में पाकिस्तान के साथ पहली बार स्ट्रेटेजिक अलायंस करके प्रैक्टिस चालू की। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ, रशिया हमसे दूर नहीं गया था। तो ये जवाब देने चाहिए कि मोदी जी की पाकिस्तान की नीति क्या है। और ये 2016 की स्थिति तब मैं बता रहा हूं जब 2015 में मोदी जी नवाज शरीफ का गले में हाथ डाल के घूम रहे थे, उनका बिरयानी खा रहे थे, शॉल पहन रहे थे। तो निश्चित तौर पर आपको आपके पास पाकिस्तान का जब भी कोई इश्यू आता है, पाकिस्तान का कोई मैटर आता है, तो आपको केवल अपना सीना चौड़ा करना होता है। अभी यही पाकिस्तान से सर्टिफिकेट आप ले घूम रहे हैं, मोदी जी की तारीफ कर दी है। अरे आपको मोदी जी को नीतियां अच्छी बनाई है, बुरी बनाई है, मोदी जी की स्ट्रेटेजी अच्छी है, इसका पाकिस्तान सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? पाकिस्तानी बताएंगे? पाकिस्तानी तो बुराई भी करते हैं, पाकिस्तानी तमाम बात करते हैं। और शाहबाज शरीफ बताएं, स्वयं बताएं, तो पाकिस्तान के PM स्वयं बताएं कि उन्होंने जो बयान दिया है, कल को अगर वो PM नहीं रहेंगे तो उनके बयान की क्या वैल्यू हो जाएगी। हम पाकिस्तान को अच्छे से जानते हैं, पूरा दुनिया पाकिस्तान को जानती है कि पाकिस्तान में सरकार होती है वैसे उसकी फॉरेन पॉलिसी होती है, और जैसे ही वो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है फॉरेन पॉलिसी चेंज हो जाती है। देवाशीष जी, बातों पे जवाब देना होगा। हाँ, मैं एक मिनट संजू जी मौका दूंगा, पर एक बात देवाशीष जी, आपने पहले कहा कि भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं। हम तो कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं है। भारत को तो पाकिस्तान के आतंकवाद का शिकार रहा है और भारत को पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखानी थी, वो दिखा रहा है। हम तो कह रहे हैं कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर आपने ही भारत और पाकिस्तान की तुलना शुरू कर दी। आपने कुछ आंकड़े दिए और कहा कि देखिए भारत की भी ऐसी स्थिति है, पाकिस्तान। आप तो भारत और पाकिस्तान को हमें पाकिस्तान के एपिसोड सीखना चाहिए। सर मैं तो कह रहा हूं, मैं मतलब अच्छा अब हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, दुश्मन जब गिरे, जब दुश्मन गिरे और दुश्मन जब फटे, गजब है। हाँ, मैं संजू वर्मा जी, देवाशीष जी कह रहे हैं हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए। मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान से क्या सीखा जा सकता है आतंकवाद के अलावा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता अगर कह रहे हैं तो पाकिस्तान में कुछ अच्छी चीज तो होगी जो भारत सीख सकता है। नहीं, मैं बोल रहा हूं फेल नहीं होना। अशोक जी, हाँ बोलिए संजू जी। अशोक जी, पाकिस्तान की तुलना भारत के साथ करना इज लाइक कंपेयरिंग, जो इंग्लिश में कहते हैं एप्पल्स विथ ऑरेंजेस, और हिंदी में कहूंगी कहा गंगू तेली, कहा राजा भोज का, ठीक है, राजा भोज कहा गंगू तेली। हाँ, राजा और रंक, इन दोनों को आपने एक ही स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान एक बैंकरप्ट नेशन है, जबकि भारत ने पिछले साल यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर आज भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं ग्लोबल इकोनॉमी है। और IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट, रुकिए, उनको देवाशीष जी, उनको कह लेने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। देवाशीष जी, उनको कह लेने दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। हाँ बोलिए संजू जी। ठीक है, दोहराऊंगी, कहा राजा भोज कहा गंगू तेली। ठीक है, इनको शायद पाकिस्तान राजा भोज लगते होंगे,
कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम किसी से छुपा नहीं है। याद है ना मणिशंकर अय्यर जो कहते थे पाकिस्तान जाकर इतनी बेशर्मी और मैं शब्दों में गरिमा नहीं रखूंगी। आप जाकर पाकिस्तान में कहते हो इन्हें हटाइए हमें लेकर आइए, मतलब मोदी जी को हटाइए हम कांग्रेसियों को लेकर आइए। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण भला क्या हो सकता है। खैर संजू मैं जी, आज इनको आप थोड़ा बैठ कुछ के आप ही कुछ यहाँ बैठ आंकड़े के दे देती हूँ। पाकिस्तान में आप मोदी की तारीफ चुप हो रुकिए जाए। रुकिए हंसने देवाशीष जी रहिए। रुकिए, एक एक करके देवाशीष जी रुकिए, मुझे तो हास्यास्पद लगता है। एक एक करके नहीं, नहीं, देवाशीष नहीं, पाकिस्तान या के तो देखो इनको- क्या इनको लिखा है, बोलने- देवाशीष जी रुकिए देवाशीष जी, मान रही है। देवाशीष जी रुकिए, और एक एक आपको बताइए करके मोदी जी देवाशीष को जी अगर एक एक करके बोल लेंगे ना, उनको बोलने दीजिए, फिर आपको रिबटल का मौका दूंगा। देवाशीष जी आप क्यों अधीर हो रहे हैं, आपको मौका दूंगा ना, मैंने आपको पहले भी मौका दिया, आपको बिना किसी रोक टोक के कोई नहीं बोला आपके बीच में, आप लगातार बोलते रहे, आपको मौका दिया, आप संजू जी को मौका दीजिए, फिर मैं डॉक्टर श्रीराम चौलिया के पास आऊंगा, फिर आपको भी मौका दूंगा, आप रिबटल करिएगा, आप बताइएगा पाकिस्तान से हमें क्या क्या सीखना, विस्तार से आप बताइएगा। हम भी, मैं चाहता हूं देश भी जानना चाहता है पाकिस्तान से भारत को क्या क्या सीखने की जरूरत है। संजू जी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ ठीक है अशोक जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब बीजेपी के प्रवक्ता सच बोलने लगते हैं, आंकड़े देने लगते हैं, कांग्रेसियों के पेट में इतना दर्द क्यों होता है, छोड़िए, ये इतने पर्सनल नहीं। बौखला क्यों जाते हैं। छोड़ दीजिए। हाँ अब आप अपनी बात रखिए जी। अभी आपको एक बात बताती हूं। इन्होंने कहा, और मैं एक अर्थशास्त्री हूं इसलिए मैं ये बात डंके की चोट पर कह रही हूं, हो सके तो मुझे इसका जवाब आंकड़ों के साथ दीजिए। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी आज लगभग 80% है। इन्होंने कहा भारत का भी 80 से 90% है। आपको एक बात बताऊं, जब डेट टू जीडीपी रेशियो की बात की जाती है ना, हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट डेट की बात की जाती है, और भारत का सेंट्रल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी सिर्फ 56% है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे यूएस, यूके, जापान, जर्मनी, उनमें से सबसे कम डेट टू जीडीपी यदि किसी अर्थव्यवस्था का है वो है भारत का। और एक बात कह दूं, आईएमएफ ने क्या कहा, आईएमएफ ने कहा बाय 2027 इंडिया विल ओवरटेक जर्मनी एंड बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2027 तक हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, एंड बाय 2029 वी विल ओवरटेक जापान। जापान को पछाड़कर 2029 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इसलिए यहां बैठकर अर्थव्यवस्था पर आप मुझे भाषण ना दें। और एक चीज कहूंगी, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है? गधे। बिलावल भुट्टो ने जब अपनी पहली स्पीच दी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बनकर, उन्होंने क्या कहा? पाकिस्तान इज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव 5.9 crore donkeys. It will increase our ability to export donkeys. ये पाकिस्तान का निर्यात है। भारत क्या निर्यात करता है? इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, 3 व्हीलर्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। इसीलिए आप पाकिस्तान और भारत की जब तुलना करते हैं थोड़ी तो शर्म करिए। और कांग्रेसियों ने मोदी विरोध के चलते देश विरोध करने का मन बना लिया है। मोदी विरोध से इनको कोई पछतावा नहीं। इसके चलते तो ये पाकिस्तान और चीन को भी लगा लेंगे। ओके मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, फिर डॉक्टर श्रीराम चौलिया आपके पास आऊंगा। देवाशीष जी आपको मौका दूंगा रिबटल करने का, जनरल साहब के पास भी जाना है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना। ब्रेक के बाद मैं आऊंगा डॉक्टर श्रीराम चौलिया के पास। देखते रहिए।
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी, 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो दो टूक आप देख रहे हैं, मोदी का हिंदुस्तान और घुटने पर पाकिस्तान, इसी पर बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तानियों का, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, लेकिन हम पाकिस्तान को लेकर जो नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के कारण पाकिस्तान आज जो बदहाली में दिख रहा है, उस संदर्भ में हम ये बात कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजू वर्मा बीजेपी से, देवाशीष जरारिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन जी जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर श्रीराम चौलिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर श्रीराम चौलिया, आज ये जो कुछ हुआ हॉट एंड कोल्ड जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पीछे क्या देख रहे हैं आप? क्या उथल पुथल चल रही है? और जाहिर सी बात है, कोई सर्टिफिकेट तो भारत को कोई सर्टिफिकेट पाकिस्तान का दे उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जो कुछ लिखा जा रहा है, अखबार जो लिख रहे हैं, जो वहां के नेता जो बयान दे रहे हैं, और नरेंद्र मोदी का बयान कि देखिए मैंने पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने में मजबूर कर दिया, वो इमरान खान की पार्टी के लोग उसको ट्वीट कर रहे हैं। क्या चल रहा है पाकिस्तान में? कैसे आप एसेस करेंगे इसको? जी अशोक जी, देखिए पूरा अस्त व्यस्त है, बिल्कुल मतलब खस्ता हाल तो है ही, लेकिन उन्हें लग रहा है कि जैसे सर्वाइवल पर उतर आए हैं अभी। देखिए लेने के देने पड़ रहे, जैसे आपके रिपोर्टर ने भी बताया, तो तब जाकर कहते हैं ना कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया आखिरकार। तो तभी ये इस प्रकार की थोड़ी सी जो चौंका देने वाले बयान आ रहे हैं उनके टॉप लीडर्स के तरफ से, क्योंकि वो समझ गए हैं कि डिफेंस पर उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा व्यर्थ किया है। भारत की बराबरी करने का जो स्वप्न लेकर इन्होंने रक्षा के क्षेत्र पे बहुत ज्यादा, मतलब बेहिसाब दौलत, मतलब अब आज भी ISI, ISPR और मिलिट्री आर्मी, आर्म फोर्सेस की जो बजट है उसका आज तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनके पास अनगिनत राशि है, जबकि लोग भूखे मर रहे हैं। आप दिखा रहे आटे के लिए सड़कों पर लाशें बिछाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो जर्नैल हैं ये आज भी आलीशान जीवन जी रहे हैं। और यही कारण है आज, इसलिए सिविलियन लीडरशिप, मतलब क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ जाती है तब खुलकर सच्चाई बाहर निकल आती है। इस तरह की इंटरव्यूज में जब उन्होंने साफ कह दिया, वैसे शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ व्यावहारिक लीडर्स हैं, हमेशा वो चाहते रहे हैं कि भारत के साथ थोड़ी सुधार हो संबंध में, और साथ साथ व्यापार कारोबार ये सब बढ़े और दोनों देशों के लोग प्रगति करें, आर्थिक प्रगति करें। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो इनकी है, उन्हें आर्थिक प्रगति में ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें बस दिखाना है कि भारत बहुत बड़ा शत्रु है, भारत ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, और हमारा एक ही मकसद है, नाराए तकबीर। तो और हमें जाकर सेना की दुकान, पाकिस्तानी सेना की दुकान इसी से चलती है ना, नहीं तो पाकिस्तानी सेना की दुकान ही बंद हो जाएगी, जनरल सब जो है वो उनकी हालत खराब हो जाएगी। नहीं, लेकिन देखिए जो प्रॉपर्टी है, जो प्राइम प्रॉपर्टी जो कहते हैं, जो खेत खलिहान है, इंडस्ट्री, जितने उद्योग हैं, उन सब पर इन्होंने अभी कब्जा करके बिठा हुआ है। तो वो उनके बजट में कोई कटाई नहीं हो रही है, सब्सिडीज काटने की बात हो रही है, उस पर अभी पाकिस्तान में लड़ाई चल रही है इमरान खान और शहबाज शरीफ सरकार के बीच में, और IMF बीच में आ गया है। IMF कह रहा है कि आपको सब्सिडी काटने पड़ेंगे, लेकिन डिफेंस को खोलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एक तिजोरी है जो इन्होंने रॉन्ग हैंड्स के अंदर है। तो मेरे ख्याल से जो आपने एक और बात कही कि मोदी जी की नीतियों से क्या असर पड़ा है, मैं कहूंगा कि देखिए एक जमाना था जब हम दोनों की बराबरी हुआ करती थी, ऐसा नहीं था। आर्थिक क्षेत्र में खासतौर पे पर कैपिटा इनकम आप देख लीजिए, संजू जी भी जानती हैं, एक जमाना था डेट लेवल्स हमारे भी खराब थे। मैं कह रहा हूं कि कई दशकों पहले की बात कर रहा हूं, बिफोर मोदी एरा, बिफोर फास्ट ग्रोथ। अब हमने उनको पछाड़ दिया है, इतना पछाड़ दिया तो 10 गुने की जो आप डिफरेंस अभी सुनने में आया है, वो हमने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से हासिल किया है। लेकिन एक जमाना था जब वो समझते थे कि वो हमसे आगे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमने जो ये पावर गैप जो कहते हैं, शक्ति जो में जो अंतर है,
उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि बराबरी का ख्वाब वो छोड़ ही दें। कम से कम सिविलियन जो लीडर्स हैं, कम से कम जो अमन चाहते हैं, वो समझ रहे हैं कि भारत की बराबरी करना या उनसे भी आगे बढ़ जाने का जो ख्वाब है, ये बिल्कुल ही मतलब बेवकूफी वाली बात है। डॉक्टर श्रीराम चौलिया, आप इस तरह इस वाणी से ये बाहर आ रहे हैं, लेकिन पीछे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि शत्रुता बनी रहे, वो चाहती है कि जिहाद के नाम पर हम ये मुहिम चलाते रहे, तभी जाके उन पर जो उनकी जो तिजोरी पर जो कब्जा है वो तो बना रहे, वो बना रहेगा। आप कह रहे हैं एक दशक था, एक दौर था जब भारत और पाकिस्तान को बराबर देखा जाता। हालांकि आज भी इस दुनिया में ऐसी रेटिंग एजेंसियां हैं जो पाकिस्तान को दिखाते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा बढ़िया स्थिति में है। भारत भुखमरी के हालात पे ऐसी रेटिंग एजेंसियां भी, इंटरनेशनल एजेंसियां जिन्होंने वो तो मैं जानता हूं, मैं उनको एक्सपोज कर चुका हूं अपने 2 टूक में, उनकी सारी मेथोडोलॉजी और उन सबको मैं एक्सपोज कर चुका हूं। और जबकि पाकिस्तान में हालत क्या है, जैसे मैंने कहा, कराची में 20 किलो आटा जो है वो 3000 रुपए में मिल रहा है, 3000 रुपए में। इस्लामाबाद में 1300 रुपए में 20 किलो आटा मिल रहा है। यह हालत हो गई है पाकिस्तान की। लेकिन जनरल साहब, सवाल यह है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने, मतलब ऐसे एक कहावत मुझे भी याद आ गई, सब लोग कहावतों का जिक्र कर रहे थे। तो भुखमरी के हालत में है। लेकिन कश्मीर और इसमें कोई दो राय नहीं, कश्मीर के मामले में वो आज पाकिस्तान को दुनिया नहीं सुनती, कहीं नहीं सुनती। आज वो उसका दावा ही एक तरह से खत्म हो गया है। और इसीलिए शायद वो कह भी रहे हैं, शहबाज शरीफ और पीएमओ से इसलिए कहा गया कि 370 को वापस लाओ, इसलिए क्योंकि उनका दावा बना रहेगा, डिस्प्यूटेड लैंड बना रहेगा। लेकिन क्या वजह है कश्मीर को लेकर जो है इतना पाकिस्तान की दुकान जो है उसी से चल रही है क्या? देखिए अशोक साहब, पिछले तकरीबन 32-33 साल से पाकिस्तान ने एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कश्मीर में। वो समझता है कि इस इन्वेस्टमेंट से किसी ना किस तरह इसको डिविडेंड बाद में मिलेगा, आज नहीं तो कल इसको डिविडेंड मिलेगा। अब इस वक्त जो है ये पूरा वापस लेना, वापस खींचना, इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना, जितने नेटवर्क फैलाए में हैं इस वक्त, चाहे वो मीडिया के हो, चाहे वो फाइनेंस के हो, ड्रग्स के हो, हथियारों के हो, या रिक्रूटमेंट के हो, या मैनपावर के हो, ये नेटवर्क्स के ऊपर टेररिज्म चलता है। अगर ये सब डिसमेंटल हो गए, इनके लिए उन्होंने पैसा ही नहीं दिया, स्पॉन्सरशिप नहीं की, तो शुरुआत दोबारा करनी पड़ेगी पूरी। क्योंकि पाकिस्तान का रवैया तो हम जानते हैं कि देखिए, अमन जो है वो एक टैक्टिकल चीज है उनके लिए, वो अभी की हालत के लिए टैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। जब भी जो हालत अगर उनकी सुधरी दोबारा कल, तो वापस इसी रवैये पे आ जाएंगे जो आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर शायद उनके प्लानर्स, खासतौर पे मिलिट्री जो प्लानर्स हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि भारत की भी स्थिति 1991 में ऐसी ही थी, $1 बिलियन रह गया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। मगर भारत ने बाद में, जैसे डॉक्टर चौलिया ने कहा अभी, कि एक फास्ट ट्रैक ग्रोथ के ऊपर सही पॉलिसीज को अडॉप्ट करके और इस तरह से $550 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज रखा हुआ है हमारे हाथ में। शायद पाकिस्तान भी इसी उम्मीद में है कि ये टर्न अराउंड जो है एक लॉन्ग टर्म टर्न अराउंड हो सकता है। और इसलिए इस वक्त जो कुछ हमने कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट किया है उसको मत डिस्टर्ब करो। टाइम टाइम पर एक स्लो फायर, एक आग वहां जलने दो, धीरे धीरे वो आग जलती रहेगी। टाइम टाइम पर रिमाइंडर देते रहो, दुनिया को रिमाइंडर दो, भारत के लोगों को रिमाइंडर दो, कश्मीर के निवासियों को रिमाइंडर दो कि कश्मीर का मसला जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें पाकिस्तान को कामयाबी मिलती तो नहीं दिख रही है, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह के हालात है, जिस तरह से वहां पर चीजें बदल रही हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर जो है अब टॉकिंग पॉइंट नहीं रह गया। लेकिन देवाशीष जी, आपने शुरुआत जो करी थी, मैं तो ये मानता हूं और शायद सभी को मानना चाहिए कि जो भी विदेश नीति होती है, आर्थिक देश की अर्थव्यवस्था है, 90 के बाद से जो बदलाव आया वो सब एक कंटिन्यूएशन में चल रहा है, और उसी के कारण जो है भारत धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी कभार कोई सरकारें जो है कुछ गलतियां करती हैं जिसके खामियाजा कई बार भुगतना पड़ता है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। ऐसी गलतियां कई बार कई सरकारों ने करी है। लेकिन कुल मिलाकर मेरा मूल सवाल यह था कि भाई विदेश नीति भारत की वो सही ट्रैक पर है इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो दुनिया मान रही है ना कि भाई आज देखिए हम लोग जो है रूस यूक्रेन युद्ध में भी हम रूस से जो है पेट्रोल ले रहे हैं, कोई हमें बोल नहीं पा रहा, कोई आंख नहीं दिखा पा रहा। तो सवाल ये है कि इस विदेश नीति को भी आपकी तरफ से राहुल गांधी जो हैं वो उसको भी चैलेंज करते रहते हैं गाये बगाए।
इसलिए मैंने सवाल उठाया कि मतलब पाकिस्तान प्रशंसा करे वो कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम विपक्ष को तो मानना चाहिए कि विदेश नीति सही ट्रैक पर है। देवाशीष जी आप म्यूट पर हैं शायद। जी 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 हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कहता कि जो भी पाकिस्तान के पाकिस्तान से, और रही बात विदेश नीति की, तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की अपने नफा अपने नुकसान है विदेश नीति को। जहां तक पाकिस्तान के इशू की बात है, पाकिस्तान में जो इश्यूज है, मैं आपको मुझे किया पाकिस्तान से सीखने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान से क्या सीखना चाहिए। अरे पाकिस्तान जब कोई दुश्मन हार भी रहा है, कोई व्यक्ति फेल हो रहा है, तो उससे भी काफी चीजें सीखने मिलती है। पाकिस्तान हमसे बहुत कुछ सीख सकता है, जो हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है, जो हम सामने तरक्की की, उससे सीख सकता है। और हमें ये सीखना चाहिए जो गलतियां पाकिस्तान ने 75 वर्षों में की है, वो गलतियां हमें नहीं दोहरानी। हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ पर जो स्टैग्फ्लेशन का माहौल है, जो इक्वालिटी बढ़ती जा रही है, अमीर गरीब के बीच में जो भेद बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इन सभी को हमें लगाम लगानी चाहिए। हमारे सामने भी चुनौतियां हैं, हमारे साथ भी चुनौतियां हैं कि हमारा जो सरकारी जो संस्थान है वो देखे जा रहे हैं, रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है, कुछ लोगों के हाथ में सारे संस्थान जाते जा रहे हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जिस पाकिस्तान को हम लोगों ने बहुत लंबे समय से पीछे छोड़ के रख दिया है, और आज जो हमारे सामने इस स्थिति में है कि हमसे ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, हमसे बात कर लीजिए और उससे भी मैं आऊंगा, लेकिन जो कह रहा है हमसे कि हमें क्या कहते हैं, प्लीज हमें तो उस तरफ देखना चाहिए जहां हम चाइना को पिछाड़ रहे हैं, यूएस को पिछाड़ रहे हैं, हम उस स्तर पे जाना चाहिए। हमारे लिए चुनौतियां है कि हम देश में जो $5 ट्रिलियन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, उस पर कैसे पहुंचेंगे, कैसे हम देश में बेरोजगारी को खत्म करके नौकरी जनरेट करेंगे। वही बात पाकिस्तान के इस बात की, उसका तो खंडन उनके मंत्रालय पीएमओ ने कर दिया, विदेश मंत्रालय ने कर दिया कि नहीं ऐसी बात नहीं, उनको गलत किया गया है। देखिए पाकिस्तान को किसी भी तरीके से विश्वास किया नहीं जा सकता जब तक कोई कॉन्क्रीट समाधान बातचीत या उनकी तरफ से कॉन्क्रीट जब तक कोई पेशकश नहीं आती, तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है वो चेंज होती रहती है। इसलिए हमारे सामने ये है कि पाकिस्तान से उनसे अगर पॉजिटिव डायलॉग आता है और उस पर सभी पार्टियों को साथ में लिया जाता है, तो एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। नहीं सवाल देवाशीष जी वो थे नहीं, मैंने तो कहा भारत के विदेश मंत्रालय ने, ऐसा नहीं है, भारत की विदेश नीति तो है, भारत के जो विदेश नीति के जो शिल्पकार हैं वो समझते हैं ना पाकिस्तान को बेहतर तरीके से, इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया उनका, क्योंकि पता था पाकिस्तान में 10 तरीके के एस्टैब्लिशमेंट है। अभी प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद आर्मी कुछ कहेगी, ISI कुछ कहेगा, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये तो भारत ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और भारत ने अब भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। भारत तो सही रास्ते पर है। मैं तो यही कह रहा हूं कि भारत की विदेश नीति कुल मिलाकर देखें तो सही रास्ते पर है। आपने जो आर्थिक विषयों में कहा कि भारत को सीखना चाहिए, वो संजू जी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं आर्थिक, कम से कम विदेश नीति को लेकर के जो कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जाते थे, मैं कह रहा हूं कि वो बेबुनियाद है। श्रीराम चौले रिस्पॉन्ड कर रहा था। एक मिनट, जैसा कि आपको बोलता हूं, 2015 में मोदी जी बिना बताए, देश को बिना बताए सीधे नवाज शरीफ जी यहाँ चले जाते, सीधा उनके गले मिल जाते, क्या विदेश नीति हुई थी। आप इसकी बात करेंगे पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है 2016 में, आज तक कभी भी रशिया के पास नहीं गए। रशिया पाकिस्तान के पास नहीं गया, 2016 में होते देखा। ओके, तो रिट्रीट है। श्रीराम चौले रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मिनट, ठीक है, आपने जो बात रखी श्रीराम चौले इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते, फिर मैं संजू जी, श्रीराम चौले जी। अशोक जी अभी पाकिस्तान कर्ज IMF से भी ले रहा है, सऊदी अरब से भी ले रहा है, कतर वगैरह जो गल्फ मोनार्कीज है उनके यहाँ कटोरा लेके फिर रहा है। रूस तो कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए, तो छोड़िए। रूस और पाकिस्तान के बीच में जैसे कोई भारत की विफलता दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, वो गलत है, क्योंकि रूस खुद ही अपने आप एक दलदल में फंसा हुआ यूक्रेन में, वो पाकिस्तान के लिए क्या कर पाएगा। सवाल ये है कि हम जिसकी वजह से पाकिस्तान दरकिनार हुआ है, इसमें कूटनीति का ये विषय है अशोक जी, दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि हमने एक जमाना था जब भारत पाकिस्तान को हाइफनेट किया जाता था। किसी भी बड़ी शक्ति के, आप वॉशिंगटन चले जाए, यूरोप चले जाए, कहीं पर भी इन दोनों को एक साथ माना जाता था। बल्कि चीन भी मानती थी कि पाकिस्तान और भारत एक तरह की बैलेंसिंग फोर्सेस है एक दूसरे की। लेकिन अब जो है हमें एक अलग स्तर पे देखा जा रहा है।
कि हम चीन की बराबरी कर सकते हैं। चीन के साथ जो हमारा अंतर है वो घटता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो एक ग्रेट पावर, महाशक्ति जो हम कहते हैं, या लीडिंग पावर, हम उस रास्ते पर लगे हुए हैं। तो एक तरह से हमारी कूटनीति ने भी ये कर दिखाया है कि कैसे स्टेटस जो कहते हैं ना, स्टेटस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता कैसे है। ये सिर्फ आर्थिक प्रगति की वजह से नहीं होती, इसमें होता है, देखिए, एक जो खुददार कौम वाली बात कही इमरान खान ने जी, मान लिया ना कि हमने खुददारी दिखाई है नीतियों में, हम किसी के सामने झुके नहीं हैं। एक जमाना था मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर, ईरान के खिलाफ हमने पश्चिमी दबाव में आकर 2 बार वोट डाले थे। अब नहीं करते हम ये सब। जब हमारी राष्ट्रीय हित इज ऑन द लाइन, हम कभी भी इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये देखिए, ये सब साथ मिलकर ही बड़ी शक्ति, महाशक्ति बनने के लक्षण होते हैं। तो पाकिस्तान समझ गया है कि उनके यहाँ उस तरह के ना कोई नेतृत्व है, इसीलिए मोदी के गुणगान करने लगे हैं वो। इन्हें वो हिटलर कहा करते थे, आज वो कहते हैं कि मोदी महान है। तो देखिए ना, तो आज मैं पाकिस्तान के कई चैनल देखता हूं, वहां पे आम पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा नेता मिल जाता तो पाकिस्तान का उद्धार हो जाता। ये एक बड़ा बदलाव है, ये एक बड़ी बात है। लेकिन संजू जी, जो आर्थिक विषयों में आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, क्योंकि जो देवाशीष जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई आर्थिक विषयों पर पाकिस्तान के रास्ते पर ना जाए, उससे सीखने की जरूरत है। आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। Langon pe Spartal'dan pe gel kapi Sondo soso cani serce Na sosyas pe skizali Rikshun çös luksoso inna Kyagar yulir gyutin Agar gel kapucento Spartal'dan perivai Lada uimas kuni Kimina solvamos lami Yagarame gelda Tuz gyumstan polusi Ricardo Funchadar Bundesbejik Yuri Yagara Begaldar Tuz Gyurstan Polusik Ricardo Funchadar Bundesbejik Yuri Ya style görüşü Gel görüşü Ladas gel görüşü Style görüşü Ya style görüşü
तो दो टूक आप देख रहे हैं, मोदी का हिंदुस्तान, घुटने पर पाकिस्तान, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। संजू वर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देवाशीष जी ने कहा था कि भाई बेरोजगारी और जो है कई संस्थानों पर जिस तरह से लगातार निजी चीजों का नियंत्रण हो रहा है, निजी कंपनियों का, तो भारत भी कहीं पाकिस्तान ना बन जाए। अशोक जी, जब आज कहावतों का सिलसिला चला है तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इस तरह से बिलबिला रहे हैं। जब से शहबाज शरीफ ने मोदी जी की तारीफ की है तो मुझे वो कहावत याद आती है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। खैर, अभी मुद्दों पर आते हैं हम। अर्थव्यवस्था को लेकर मैं एक चीज कहना चाहती हूं एज अ बोनाफाइड इकोनॉमिस्ट माई सेल्फ, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास जब तक नहीं हो तो चाहे वो कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, वो फास्ट ट्रैक ग्रोथ कभी अचीव नहीं कर सकती। और मैं ये बड़े एक गर्व से कहती हूं कि कई ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कांग्रेस के जमाने में शुरू हुए और दशकों तक कांग्रेस सरकारों ने इन पर कुछ नहीं किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो सरदार सरोवर यानी नर्मदा डैम है, आपको पता है इसका शिलान्यास कब किया था पंडित नेहरू ने? 1962-63 के आसपास। और फाइनली 2017 में नरेंद्र मोदी जी ने सरदार सरोवर यानी नर्मदा डैम का रिबन काटते हुए गुजरात की जनता को यह डैम सौंपा। दूसरा उदाहरण, बोगीबील ब्रिज 2002 में शुरू हुआ। इसको खत्म किसने किया? मोदी सरकार ने, क्योंकि कांग्रेस ने 1-2 सालों के बाद इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। ढोला सादिया ब्रिज, यह कब शुरू हुआ? यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। 2011 में शुरू हुआ, 2012 में कांग्रेस ने इसको त्याग दिया। इसको किसने संपन्न किया? मोदी सरकार ने। सबसे अहम बात, क्षमा चाहती हूं, जो बॉर्डर रोड है, DSBDO रोड हम कहते हैं, जिसको लेके चीन इतना बौखला गया कि गलवान पर उसने आक्रमण करने की सोची। DSBDO रोड की शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में 2000 में, और कांग्रेस 2004 में आकर सबसे पहले क्या किया? DSBDO रोड पर काम बंद कर दिया जी। इसका काम किसने खत्म किया? मोदी सरकार ने। ठीक है, इसलिए यहां बैठकर मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था पर ज्ञान मत दीजिए। ओके, ठीक है। देवाशीष जी 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं जनरल साहब से आखिरी कमेंट लूंगा, जल्दी से 30 सेकंड में। संजू जी बार बार बता रहे कि वो बोनाफाइड इकोनॉमिस्ट है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि स्टैग्फ्लेशन क्या होता है? बता दें स्टैग्फ्लेशन क्या होता है? अभी सवाल पूछने का वक्त नहीं है। देवाशीष जी सुनिए, देवाशीष जी सुनिए, मेरा समय खत्म हो गया है। आप छोटा सा कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर दें, नहीं तो मैं जनरल साहब के पास जा रहा हूं। ये सवाल आप उनका टेस्ट जो उनका जो इम्तिहान लेना वो किसी और दिन, 10 सेकंड किसी और दिन जल्दी से बोल दीजिए जी। 10 सेकंड जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि भारत को पाकिस्तान के नेक्स्ट कदम पे नहीं जाना चाहिए। मैं मोदी सरकार से भी निवेदन करना चाहूँ कि भारत के जो असल मुद्दे उन पे ध्यान दीजिए, महंगाई, बेरोजगारी तो ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए, और पाकिस्तान के रास्ते पे नहीं जाए। ओके, जनरल साहब आपका आखिरी कमेंट। अभी क्या भारत को पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर के, बाकी चीजों पर लेकर के अभी इंतजार करना चाहिए, या भारत को पाकिस्तान को और अभी जो मुश्किलों की तरफ जा रहा है उसको देखना चाहिए, सिर्फ वेट एंड वॉच? जनरल साहब आप म्यूट पर है सर। अशोक साहब, ये तो 2 दिन की बात हुई है अभी तक। जी। और कश्मीर तो 70-75 साल से चला आ रहा है। हाँ। तो मैं समझता हूं कि भारत को कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि देखिए, पाकिस्तान की स्थिति जो है सिर्फ आर्थिक वजह से नहीं है इस लपेटे में आई है इस वक्त, और भी बहुत चीजें हैं। उनके संबंध देखिए अफगानिस्तान के तालिबान के साथ, अपनी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा कर रहा है पाकिस्तान का अंदरूनी तरीके से। बलोच आर्मी जो है, बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ क्या चल रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तो चाहेगा कि कश्मीर जो है वो किसी ना किसी तरह स्टेबलाइज हो जाए, और अफगानिस्तान की तरफ भी कोई स्टेबिलिटी आए, ताकि पहले तो अंदरूनी मामले अपने जो उनके इंटरनल सिक्योरिटी के हैं उनको वो किसी ना किसी तरह हल करे। ये आमतौर पे पाकिस्तान का रवैया भी पहले भी हो चुका है।
मगर मैं समझता हूं कि अभी इसमें वक्त लगेगा हमको समझने के लिए कि पाकिस्तान कितना सीरियस है। अगर अगले कुछ दिन में हम देख लें और इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को अर्ज करती है तो शायद भारत कुछ हद तक मदद भी कर दे पाकिस्तान की। मैं नहीं इसको मैं नकारा नहीं करता हूं इस तरह के विचार को, मगर ये स्थिति इस वक्त है जो में हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा काफी दिनों। ठीक है, वेट एंड वॉच तो किया जा रहा है, लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आज में, क्योंकि तालिबान जिस तरह से पाकिस्तान के आजकल नाक दम में दम किया हुआ है, तो पाकिस्तान तो हर तरफ से घिरा हुआ है। और बार बार वही याद आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने पे तो मजबूर कर दिया है, और इसीलिए जो है पाकिस्तान जो है आज दबाव में तो साफ दिख रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि हेकड़ी भी जाते जाते ही जाती है। लेकिन इंतजार कीजिए, जो स्थिति है पाकिस्तान जो है वो घुटने पर तो आ चुका है, बहुत जल्द जो है जमीन पर लेटा हुआ भी दिखाई देगा। जो नीति भारत की है, जो पाकिस्तान की नीति है, वो किसी और दिशा में जाती हुई नहीं दिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक बाद में इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी